नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फरवरी 2022 के पीटी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों, इसमें फरवरी 2022 के पीटी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हो गई, तमिलनाडु के कुन्नूर में। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी हेलीकॉप्टर में वे जा रहे थे। इसमें बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित कुल 14 लोग सवार थे। और ये सीडीएस बिपिन रावत जो है तमिलनाडु के एक सैन्य संस्थान में भाषण देने के लिए जा रहे थे। खराब मौसम के कारण यह दुर्घटना हो गई। 32 साल की सेवा के बाद INS खुखरी सेवा मुक्त। INS खुखरी दिसंबर 2021 में विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया। और ये जो है भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट थी। इसका निर्माण जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर द्वारा किया गया था और 23 अगस्त 1989 को इसे नौसेना में शामिल किया गया था। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM इसका परीक्षण किया गया 7 दिसंबर 2021 को DRDO द्वारा ओडिशा तट पर चांदीपुर में ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया परीक्षण। इसका लॉन्चिंग एक ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से बहुत ही कम ऊंचाई पर एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य की ओर किया गया। DRDO ने 22 फरवरी 2021 को इस तरह के 2 परीक्षण किए थे जो इसका पहला परीक्षण था, और 7 दिसंबर को जो किया गया यह इसका दूसरा परीक्षण था और यह भी सफल रहा। भारत द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण 22-23 दिसंबर 2021 को किया गया ओडिशा तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये प्रलय मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह ठोस ईंधन वाला मिसाइल है। ठोस ईंधन वाला मिसाइल है ये, और इसमें जो है 350 से 700 किलोग्राम तक वार हेड ले जाने में सक्षम है ये, और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 इसकी घोषणा 30 दिसंबर 2021 को की गई, और इसके साथ साथ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की भी घोषणा की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है 20 भाषाओं में दिया गया। गुजराती, मणिपुरी, मैथिली और उर्दू भाषा के विजेताओं की घोषणा जो है 30 दिसंबर को नहीं की गई। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। अब देखिए विजेता की सूची। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी के लिए दिया गया नमिता गोखले को, उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया हिंदी के लिए। संस्कृत के लिए दिया गया विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को। बंगाली के लिए दिया गया ब्रट्या बसु को। कश्मीरी के लिए दिया गया वाली मोहम्मद असीर कस्तवारी को। पंजाबी के लिए दिया गया खालिद हुसैन को, और असमिया के लिए दिया गया अनुराधा शर्मा पुजारी को। इसी प्रकार देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया। प्रमुख प्राप्तकर्ता देखिए मेघा मजुमदार 2020 में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए दिया गया, और ये PIO है, भारतीय मूल की हैं और अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहती हैं मेघा मजुमदार। और हिंदी भाषा के लिए दिया गया हिमांशु वाजपेयी को। संस्कृत भाषा के लिए दिया गया श्वेत पद्मा सतपथी को। असमिया के लिए अभिजीत बोरा को। इसी प्रकार बंगाली के लिए गौरव चक्रवर्ती को। गुजराती के लिए दृष्टि सोनी को। नेपाली के लिए महेश दहल को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 यह भी 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया। इसके प्रमुख प्राप्तकर्ता देखिए अंग्रेजी के लिए अनीता वत्सरजानी बच्चों की किताब। अमृता शेरगिल रिबेल विथ ए पेंट ब्रश इसके लिए दिया गया इन्हें। हिंदी के लिए दिया गया देवेंद्र मारवाड़ी को। बंगाली के लिए दिया गया सुनीलमल चक्रवर्ती को। असमिया के लिए दिया गया मृणाल चंद
कलिता को। कश्मीरी भाषा के लिए दिया गया मजिद मजाजी को। 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 ये दिया गया असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को, और 57वां 2021 के लिए जो है ये दिया गया कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो जो है ये गोवा के रहने वाले हैं, जबकि नीलमणि फुकान जूनियर जो है ये असम के गुवाहाटी के रहने वाले हैं। केन बेतवा नदी को जोड़ परियोजना 6 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की से, और इसकी लागत लगभग 44,605 करोड़ रुपए है। इस 44,605 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा 39,317 करोड़ रुपए, और इसमें से 39,317 में से 36,290 करोड़ रुपए अनुदान और 3,027 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है। इस परियोजना द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और इसके तहत जो है मध्य प्रदेश के केन नदी से अवशेष पानी को उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। यह भारत की प्रकल्पित 30 नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के तहत दौधन बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना 1.06 मिलियन हेक्टेयर पर वार्षिक सिंचाई और लगभग 62 लाख लोगों को जलापूर्ति और इसके साथ साथ 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका विस्तार किया गया और इसके लिए 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका मार्च 2024 तक विस्तार को मंजूरी प्रदान की। पहले इस योजना को जो है इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने गांवों में बीपीएल आबादी को घरों की सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की थी। देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को आवास प्रदान करने के लिए यह एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, और वर्तमान में इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, और ये मकान महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पति पत्नी के बीच आवंटित किए जाते हैं। इक्कीसवां भारत रूस शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। इसी दौरान उन्होंने 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और इस शिखर सम्मेलन के दौरान 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुए भारत और रूस के बीच। दोनों देश सैन्य तकनीकी सहयोग को और 10 वर्ष तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत और रूस दोनों वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और बहुभूमिका परिवहन विमान विकसित करने जा रहे हैं, और इसी दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ रशिया ने साइबर हमलों का जवाब देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देश के नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि दोनों देश अफगानिस्तान की स्थिति का समान दृष्टिकोण साझा करते हैं और अफगानिस्तान पर कार्रवाई के लिए बनाए गए एक द्विपक्षीय रोडमैप को लागू करने पर सहमत हुए दोनों देश। इसी दौरान सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग का आयोजन भी किया गया। दोनों देश के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और चेन्नई व्लादिवोस्टोक पूर्वी समुद्री गलियारे जो कि प्रस्ताव के तहत है के बारे में चर्चा की। रूस ने अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा का स्वागत किया। अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा का स्वागत किया। भारत ने नाम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने पर रूस को बधाई दी, और रूस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता के लिए बधाई दी। भारत जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है 2022-23 के लिए, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मामलों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
रक्षा मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री ने हिस्सा लिया। और यह भारत और रूस के बीच आयोजित पहली 2+2 वार्ता है। इस वार्ता के दौरान अफगानिस्तान में चल रहे हालात पर भी चर्चा हुई। दोनों देश के नेताओं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के घटनाक्रम के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा किया। इस संवाद ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और संयुक्त विकास का विस्तार किया। इसी बातचीत के दौरान भारत ने रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने का अनुबंध किया। इस समझौते के तहत राइफल का निर्माण अमेठी में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जाएगा राइफल का निर्माण, और जिसमें जो परियोजना लगाई जाएगी उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। दोनों देशों के बीच तेल, अंतरिक्ष, हेलीकॉप्टर और रक्षा क्षेत्र में 10 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान आंग सान सू की को जेल। आंग सान सू की म्यांमार की राजनीतिज्ञ हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। ये 6 दिसंबर 2021 को म्यांमार की एक विशेष अदालत ने इन्हें 4 साल के कैद की सजा सुनाई। और कारण क्या है, किस आधार पर सजा सुनाया गया? लोगों को उकसाने तथा कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए इन्हें सजा दिया गया। बाद में सैन्य सरकार ने इनकी सजा को घटाकर आधा कर दिया, आधा यानी कि 4 साल को घटाकर 2 साल कर दिया गया। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक बन गई हैं। ये PIO हैं, भारतीय मूल की हैं, भारतीय अमेरिकी हैं, और ये IMF में शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय हैं। IMF में प्रबंध निदेशक के बाद यह दूसरा पद होता है, उप प्रबंध निदेशक। और गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी रही हैं। इनका जन्म जो है 1971 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 2018 में इन्हें IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था। कोविड-19 के कारण 2020 में जो विश्वव्यापी मंदी आई, इस मंदी को उन्होंने द ग्रेट लॉकडाउन नाम दिया है। द ग्रेट लॉकडाउन। अंजू बॉबी जॉर्ज ये भारतीय एथलीट हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। उन्हें यह पुरस्कार युवा लड़कियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने, तैयार करने और लैंगिक समानता हेतु प्रयास करने के लिए दिया गया है। संत मिसाइल का परीक्षण। SANT संत मिसाइल का परीक्षण DRDO तथा भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया 11 दिसंबर 2021 को पोखरण रेंज में। पोखरण रेंज कहाँ है? राजस्थान में। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक संत मिसाइल का अत्याधुनिक MMW तकनीक से लैस है, जो सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उच्च परिशुद्धता के साथ हमला करने की क्षमता प्रदान करती है। यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल को हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र और DRDO की प्रयोगशालाओं के समन्वय से डिजाइन और विकसित किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 10 से 13 दिसंबर 2021 के बीच गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न हुआ। केंद्रीय पथ परिवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसमें हिस्सा लिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 ये महोत्सव दुनिया भर के छात्रों, आम जनता, शोधकर्ता तथा इनोवेटिव कलाकारों को एक साथ एक मंच पर लाने वाला ये वार्षिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा पृथ्वी विज्ञान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 2021 में इसके आयोजन की जिम्मेदारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कुछ देखिए महत्वपूर्ण दिवस और मनाए जाने का कारण। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस।
क्यों मनाया जाता है? यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो है 2-3 दिसंबर 1984 के रात में हुई थी। इसी कारण से 2 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट में के उपलक्ष्य में हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कराची हार्बर पर हमला करने के लिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन 4 दिसंबर की रात में शुरू किया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस हमले के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची स्थित पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय में ईंधन भंडारण टैंकरों को तबाह कर दिया। भारतीय नौसैनिक ने पाकिस्तानी नौकाओं में से 4 को डुबो दिया और 500 पाकिस्तानी नौसेना कर्मी मारे गए। इसमें विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वैश्विक खाद्य समस्या से निपटने में मृदा के महत्व को देखते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल पर 2013 से यह मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा के लिए 6 दिसंबर 1946 को होमगार्ड की स्थापना मुंबई में की गई थी। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को जो है नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है और ये 7 दिसंबर 1949 से ही मनाया जा रहा है हर वर्ष सशस्त्र बल झंडा दिवस। यह दिन लोगों से धन के संग्रह की दिशा में समर्पित है। इस एकत्रित धन का उपयोग सशस्त्र कर्मियों, पूर्व सैनिकों के कल्याण और युद्ध के हताहतों के पुनर्वास के लिए किया जाता है। 1949 में तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसी समिति ने 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाने की सिफारिश की थी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जनता द्वारा किए गए दान के बदले आम जनता को जो है छोटे झंडे वितरित किए जाते हैं। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? यूएन महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। ये 13 दिसंबर तक चला था ये युद्ध, 13 दिन तक चला था ये युद्ध। इस युद्ध में पराजय के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसी उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यकों के साथ धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता और नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को राष्ट्र, नस्ल और भाषा, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों के अधिकारों की घोषणा जारी की थी। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 18 दिसंबर को है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी के ईरोड में हुआ था। इनका जन्मदिन है 22 दिसंबर। इसी उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में की थी। ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण किया गया 8 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट के निकट ITR एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से
चांदीपुर से किया गया। यह परीक्षण सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से किया गया। रूस के सहयोग से भारत में विकसित की जा रही क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के विभिन्न संस्करणों का परीक्षण DRDO द्वारा विभिन्न समय पर किया जा रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के इस वायु संस्करण का पिछला परीक्षण जो है जुलाई 2021 में किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण तथा एंटी शिप संस्करण का परीक्षण पहले भी किया जा चुका है। इसके लैंड अटैक संस्करण के नए परीक्षण के लिए इसकी गति जो है 2.8 मैक रखते हुए इसकी मारक क्षमता को जो है 290 किलोमीटर से बढ़ाकर किया गया है 400 किलोमीटर। 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है रक्षा मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2021 को, और पिछले 16 महीने में ऐसी तीसरी सूची जारी की गई है। सबसे पहली सूची जो है रक्षा उत्पादों के प्रतिबंध की पहली सूची 9 अगस्त 2020 को की गई थी, जिसके तहत 101 रक्षा उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया था। 101 रक्षा उत्पाद के आयात प्रतिबंधित किए गए थे। दूसरी सूची 31 मई 2021 को जारी की गई, जिसके तहत 108 रक्षा उत्पाद के आयात प्रतिबंधित किए गए थे। और जो तीसरी ताजा सूची है वो जारी की गई 29 दिसंबर 2021 को। इसके तहत 351 रक्षा उत्पादों की सूची जारी की गई जिनका आयात प्रतिबंधित किया गया। इन 351 में से 172 उत्पाद का आयात प्रतिबंध जो है दिसंबर 2022 से प्रभावी होगा। 89 पर प्रतिबंध जो है दिसंबर 2023 से प्रभावी होगा और 90 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध जो है दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के मामले में FDI की सीमा जो है मई 2020 में 49% से बढ़ाकर कर दिया गया है 74%। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद द्वारा 16 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में बताया गया कि 1991 से अब तक 34 देशों के कुल 342 विदेशी उपग्रहों को इसरो ने अपने PSLV द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद द्वारा यह भी बताया गया कि 2021 से 23 के दौरान 4 देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए 6 अनुबंध इसरो ने किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसरो को इन प्रक्षेपणों से 132 मिलियन यूरो का राजस्व प्राप्त होगा। 2019 से 21 के दौरान 3 वर्ष में वाणिज्यिक आधार पर किए गए विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से $35 मिलियन और 10 मिलियन यूरो का राजस्व इसरो को प्राप्त हुआ है। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए अनुबंध उसकी वाणिज्यिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के द्वारा किया जाता है। इसरो द्वारा 1999 से अब तक 34 देशों के 342 उपग्रहों को वाणिज्यिक आधार पर जो प्रक्षेपण किया गया है उसमें सबसे अधिक अमेरिका के उपग्रह है 226, ब्रिटेन और कनाडा के 12 उपग्रह हैं, जर्मनी के 11 उपग्रह हैं, सिंगापुर के 8 उपग्रह, दक्षिण कोरिया के 6 उपग्रह, इटली और जापान के 5 उपग्रह, और उसी प्रकार अल्जीरिया, फ्रांस, बेल्जियम, लिथुआनिया, सिंगापुर के 4, ऑस्ट्रिया, इजराइल, फिनलैंड, इंडोनेशिया और नीदरलैंड के 3, डेनमार्क और स्पेन के 2, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, चेक गणराज्य, कजाकिस्तान, लाटविया, मलेशिया, नॉर्वे, स्लोवाकिया और टर्की के 1 उपग्रह है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 342 जो किया गया है उसमें सबसे अधिक किसका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अमेरिका का, और दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और कनाडा के 12। अमेरिका देखिए इतना डेवलप है लेकिन भारत उसके उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा है क्योंकि भारत में जो है प्रक्षेपण का कॉस्ट सस्ता पड़ता है। छोटे उपग्रहों के कम लागत पर प्रक्षेपण हेतु इसरो द्वारा SSLV का विकास, पहले PSLV इसके द्वारा प्रक्षेपण किया जा रहा है लेकिन यह भारी होता है, इसमें खर्च ज्यादा आता है। तो छोटे उपग्रह का प्रक्षेपण करना है तो छोटे यान उसके लिए SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका विकास निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ किया जा रहा है। नए प्रस्तावित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए 500 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को 500 किलोमीटर तक की निचली ऊंचाई वाली कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जा सकेगा, जिससे कि लागत और कम आएगी और हमारा यह बाजार और बढ़ेगा। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल की गई है।
दिसंबर 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इस हेतु निर्णय यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने 13 से 18 दिसंबर 2021 के बीच पेरिस में संपन्न अपनी बैठक में लिया। समुद्रयान परियोजना समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज और अन्य समुद्री अध्ययन हेतु यह परियोजना है। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन शुरू किया गया। मनुष्य को समुद्र की अनंत गहराइयों में अध्ययन हेतु समुद्र में भेजने के लिए समुद्रयान मिशन शुरू किया जा रहा है। समुद्रयान परियोजना लॉन्च करने पर भारत समुद्र की गहराइयों में जाने की क्षमता वाला अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। समुद्रयान परियोजना भारत के द्वीप ओशन मिशन का ही एक भाग है, जिसका उद्देश्य समुद्र के भीतर बहुमूल्य संसाधनों की खोज कर देश की ब्लू इकोनॉमी में मदद करना है। समुद्र की गहराइयों के अध्ययन के लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा, जो मनुष्य को 6000 फीट की गहराई तक, 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगी। वर्तमान में जो साधारण पनडुब्बी है वो 300 से 400 मीटर तक ही गहराई में जा पाती है, लेकिन जो मत्स्य 6000 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा वो 6000 मीटर तक जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में बताया कि समुद्रयान से पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एक पर्सनल स्फीयर यान बनाया था जो 500 मीटर की गहराई तक समुद्र में जा सकता था और इसमें एक मनुष्य के बैठने की क्षमता थी। और इसका प्रक्षेपण जो है, इसका परीक्षण बंगाल की खाड़ी में सागर निधि जहाज के जरिए किया गया था। सागर निधि जहाज के जरिए किया गया था और इसकी सफलता के बाद ही जो है भारत में समुद्रयान परियोजना को हरी झंडी दी गई। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है और यह स्टेशन 1889 में स्थापित किया गया था। नाम परिवर्तन की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी की गई। इसके पहले कुछ स्टेशन के नाम बदले गए हैं पिछले 1-2 वर्षों में। देखिए प्रमुख जो है उसमें इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन हो गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन हो गया है और भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। अग्नि प्राइम का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा 18 दिसंबर 2021 को किया गया। अग्नि प्राइम क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि श्रृंखला की मिसाइल का पूर्ण संस्करण है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम, इसको अग्नि पी प्राइम का शॉर्ट फॉर्म इस रूप में भी कहा जाता है। यह परीक्षण जो है 18 दिसंबर 2021 को ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया और यह 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर के साथ सड़क और ट्रेन से भी छोड़ा जा सकता है। ये इसकी खासियत है, सड़क और ट्रेन इस माध्यम से भी छोड़ा जा सकता है। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं का टीकाकरण प्रारंभ और कोरोना वॉरियर्स को तीसरी डोज। इसकी घोषणा 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और ये घोषणा की कि 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा और जो बुजुर्ग हैं या फिर कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का जो है तीसरा प्रिकॉशन डोज, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जाता है, उसका शुरुआत 10 जनवरी 2022 से किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 दिसंबर 2021 को की और ये दोनों प्रारंभ हो चुके हैं। ये 3 जनवरी से और ये 10 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जो दिया जाएगा बूस्टर डोज, उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए और भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 14 करोड़ है, यानी कि कुल आबादी का लगभग 10% आबादी बुजुर्गों की है। प्रधानमंत्री ने
अपने घोषणा में बताया कि टीकाकरण जो है, देश में टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया था और उनकी घोषणा के दिन तक 141 करोड़ वैक्सीन का डोज लग चुका था, और जो कि देश की 61% से अधिक आबादी थी, और 90% से अधिक वयस्क आबादी को वैक्सीन का एक डोज लगाया जा चुका है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे कि गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया अपने घोषणा में। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास किया गया। दिसंबर 2021 में भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 26 दिसंबर 2021 को किया गया। मिसाइल की उत्पादन इकाई के साथ ही डीआरडीओ की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र का शिलान्यास भी किया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा 15 से 17 दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर वे बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भागीदारी का था। वे इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश की पहली यात्रा होने के साथ साथ कोविड-19 के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति सम्मानित अतिथि के रूप में ढाका में विजय दिवस परेड में शामिल हुए। 17 दिसंबर को राष्ट्रपति ने ढाका में नवनिर्मित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को जो है मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उनकी इस यात्रा के पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर के साथ साथ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शती कार्यक्रम में भागीदारी के लिए 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की थी मोदी जी ने। नासा का पार्कर यान, यह सूर्य के वातावरण के बाहरी सतह, जिसको कोरोना कहा जाता है, उसके अध्ययन हेतु जानकारी एकत्र करने के लिए नासा द्वारा 12 अगस्त 2018 को प्रक्षेपित किया गया था। यह सूर्य के कोरोना को छूने वाली मानव निर्मित पहलू वस्तु है। इस यान ने सूर्य के बाहरी सतह कोरोना में 28 अप्रैल 2021 में प्रवेश किया। इसकी जानकारी जो है नासा ने दिसंबर 2021 में दी। नासा द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया गया। 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा प्रक्षेपित अब तक का विश्व का सबसे विशाल टेलीस्कोप है। लगभग 3 दशक से बन रहे और लॉन्चिंग की राह देख रहे विश्व के इस सबसे बड़े टेलीस्कोप को पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना है। यह टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। हब्बल टेलीस्कोप ने 30 वर्ष से अधिक समय तक अंतरिक्ष की तस्वीर और अंदरूनी जानकारियां उपलब्ध कराई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले हब्बल टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किए गए थे, वह सभी पृथ्वी का चक्कर लगाते थे, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसा नहीं करेगा। यह पृथ्वी के साथ ही सूर्य का चक्कर भी लगाएगा, जहां से यह ब्रह्मांड के इतिहास तक का अवलोकन कर सकेगा, जिससे बिग बैंग तक की जानकारियां एकत्र हो सकेंगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप विश्व का सबसे बड़ा और जटिल वेधशाला होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का यह नामकरण 1961 से 68 के दौरान नासा के प्रमुख रहे जेम्स एडविन वेब के नाम पर किया गया है। इस टेलीस्कोप का नाम पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, जिसे 2002 में नासा ने जेम्स एडविन वेब के नाम पर कर दिया था। विश्व की 2021 की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाएं, फोर्ब्स ने इसका आकलन किया है और इसकी सूची दिसंबर 2021 में जारी की। यह इसकी 18वीं सूची है। इसमें जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट पहले स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर। मैकेंजी स्कॉट का 2 वर्ष पूर्व ही जेफ बेजोस के साथ तलाक हो गया है।
पिछले वर्ष तक जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 10 वर्ष से शीर्ष स्थान पर थी इस आकलन में, और इस 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष 2020 की सूची में भारत की 3 महिलाएं शामिल थी। अब देखिए शीर्ष पर कौन कौन सी महिलाएं हैं। पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट अमेरिका की हैं, ये लेखक हैं, फिलांथ्रोपी हैं। दूसरे स्थान पर हैं अमेरिका की कमला हैरिस, जो कि वहां के उपराष्ट्रपति हैं। तीसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड फ्रांस की, ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं। चौथे स्थान पर मैरी बारा अमेरिका की। पांचवें स्थान पर मेलिंडा गेट्स। छठे स्थान पर एबिगेल जॉनसन। सातवें स्थान पर एना पेट्रिशिया बोटिन। आठवें स्थान पर उर्सुला वान डेर लियोन और 9वें स्थान पर साई इंगवेन और 10वें स्थान पर जूली स्वीट। इसमें देखिए टॉप 10 में अमेरिका की 6 महिलाएं हैं। भारत की शीर्ष महिलाएं देखिए टॉप 100 में शामिल है। उनकी रैंकिंग 37वें रैंक पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, 52वें स्थान पर रोशनी नडार मल्होत्रा एचसीएल कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं, 72वें स्थान पर किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन के संस्थापक हैं, और 88वें स्थान पर फागुनी नायर, ये नायका की संस्थापक हैं। टॉप 100 में जो भारत की 4 ही महिलाएं शामिल हैं, और इन चारों की रैंकिंग देखिए, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये बिंदु। 1 जनवरी 2022 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य बने हैं अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबन और यूएई, ये पांचों बने हैं। इसमें ब्राजील जो है 11वीं बार यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, और सबसे अधिक बार अब तक जापान रह चुका है 11 बार, ब्राजील भी 11वीं बार बना है। भारत 8वीं बार इसका सदस्य बना है, और भारत वर्तमान में सदस्य है। 1 जनवरी 2021 से भारत सदस्य है 2022 तक के लिए। 31 दिसंबर 2022 तक के लिए, यानी 2021-22 के लिए भारत इसका सदस्य है। वर्तमान में इसकी संरचना देखिए, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की संरचना। 5 परमानेंट सदस्य जो है स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। 5 अस्थायी सदस्य जो कि 31 दिसंबर 2022 तक के लिए हैं, वो है भारत, केन्या, आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको। जबकि जो अभी बने हैं 1 जनवरी 2022 से 5 अस्थायी सदस्य जो कि 31 दिसंबर 2023 तक रहेंगे, वो है अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया, साथ ही कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान संपन्न हुआ 1 जनवरी 2022 को। इस सूची के मुताबिक पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध भारतीयों की संख्या कुल 628 है, जिसमें 577 मछुआरे और 51 अन्य नागरिक हैं, जबकि भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानियों की कुल संख्या 355 है, जिसमें 73 मछुआरे और 282 अन्य नागरिक शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देखिए। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक हैं रंजन गोगोई। लाल सलाम ए नोवेल, स्मृति ईरानी। द शेक विथ 2 हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, सुधा मूर्ति की रचना है। एन इनकम्प्लीट लाइफ, द ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक हैं विजयपाल सिंघानिया। 1 अरेंड मर्डर, इसके लेखक हैं चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022 को मनाया जा रहा है किस वर्ष के रूप में? सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास के रूप में। कुछ प्रमुख नियुक्ति देखते हैं हम लोग दिसंबर के महीने में। प्रमुख नियुक्ति संजीव मेहता, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीएमडी ये हैं। इन्हें 2021-22 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 18 दिसंबर 2021 को। मोहित जैन जो कि
इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े हुए हैं। इन्हें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है 17 दिसंबर 2021 को। संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्हें भारतीय पर्यटन विकास निगम का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है दिसंबर 2021 में। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं 1 जनवरी 2022 से। प्रदीप कुमार रावत भारत में चीन के नए राजदूत हैं। प्रदीप कुमार रावत जो है चीन में भारत के नए राजदूत हैं दिसंबर 2021 से। पंकज शर्मा मैक्सिको में भारत के नए राजदूत बने हैं दिसंबर 2021 में। कैमरन मैके भारत में कनाडा के नए उच्चायुक्त बने हैं 24 दिसंबर 2021 को। अनुपम रॉय जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं 18 दिसंबर 2021 से। कैथलीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की सहायक हैं। दिसंबर 2021 में बनी है ये यूनिसेफ के प्रमुख। ओलाफ शोल्ज जर्मनी के नए चांसलर चुने गए। इसके पहले एंजेला मर्केल थी जो लगातार 16 वर्ष तक इस पद पर थी। 8 दिसंबर 2021 से जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं ओलाफ शोल्ज। इस दौरान कुछ निधन देखिए। टीवी पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया 4 दिसंबर 2021 को। डेसमंड टुटू जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, रंग भेद के विरुद्ध और मानवाधिकारों के लिए लड़ने में बहुत अग्रणी थे। 26 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। के.एस. सेतुमाधवन मलयालम फिल्म निर्देशक थे। 24 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गई इनकी। नंदकिशोर पृष्टि ओडिशा के प्रसिद्ध शिक्षक थे। 7 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस का देखिए 2021 का चारों अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अमेरिकी में तो अब ध्यान आपको रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब नया जारी हो चुका है 2022 का भी, लेकिन आपको ये तीनों ध्यान रखना चाहिए। जिसमें लेटेस्ट यूएस ओपन है, तो यूएस ओपन हम लोग देखते हैं जो कि दिसंबर के महीने में आयोजित हुआ। पुरुष एकल, महिला एकल, फिर पुरुष युगल, फिर महिला युगल और फिर जो है कंबाइंड पुरुष महिला का मिश्रित युगल। देखिए यूएस ओपन में पुरुष एकल के विजेता रूस के डेनियल मेदवेदेव, उन्होंने हराया फाइनल में नोवाक जोकोविच के, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। महिला एकल ब्रिटेन के एम्मा रादुकानु, उन्होंने हराया कनाडा के लेला फर्नांडिज को। उसी तरह देखिए अन्य विजेताओं की सूची भी आपके सामने है। महिला युगल विजेता, उपविजेता और मिश्रित युगल का विजेता, उपविजेता। इनका लिस्ट देख लीजिए यूएस ओपन का। समंथा स्टोसुर ऑस्ट्रेलिया की और झांग शुआई चीन का महिला युगल में ये विजेता रही। 2021-22 की 5वीं मौद्रिक नीति में भी रेपो रेट सहित प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रही। 2021-22 की चौथी अंतिम तिमाही में भी लघु बचतों पर ब्याज दर में कोई कटौती नहीं की गई। 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी की गई। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच देश में वस्तुगत निर्यात 299.74 अरब डॉलर तथा आयात 443.71 अरब डॉलर रहा। 2022 सत्र के लिए खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 10,335 रुपये से बढ़ाकर 10,590 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के पुरस्कार 2021 के, इनका वितरण 2 दिसंबर 2021 को वर्चुअली किया गया। यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत शुद्ध सोने का पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 1-1 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। विजेता की सूची देखिए। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रशेखर नायर, मानविकी के क्षेत्र में डॉक्टर एंजेला बरेटो जेवियर, लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में प्रोफेसर महेश शंकरन, फिजिकल साइंसेज के क्षेत्र में प्रोफेसर बेडनगदास मोहंती, सोशल साइंसेज के क्षेत्र में
डॉक्टर प्रतीक्षा बख्शी और गणित के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर नीरज कायल को। आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार 2021 45 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह 2021 के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के गणितज्ञ गणित विभाग के नीना गुप्ता को दिया गया। 2004 में स्थापित यह पुरस्कार पाने वाली नीना गुप्ता चौथी भारतीय तथा तीसरी महिला है। नीना गुप्ता को 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 के इन पुरस्कारों की घोषणा 24 दिसंबर 2021 को की गई। हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता डॉक्टर श्री आनंद चौधरी को प्रदान करने की घोषणा की गई। हिंदी ब्रॉडकास्ट के लिए यह पुरस्कार एनडीटीवी के पत्रकार सुनील महापात्र को दिया गया और यह दूसरा अवसर है जब सुनील महापात्र को यह पुरस्कार दिया गया। इसके पूर्व 2017 में भी यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। यानी कि देखिए, हिंदी प्रिंट मीडिया और हिंदी ब्रॉडकास्ट इन दोनों क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए आनंद चौधरी को और हिंदी ब्रॉडकास्ट के लिए सुनील महापात्र को। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2021 इसकी घोषणा 2021 में की गई और वितरण मुंबई में किया गया 6 दिसंबर 2021 को वर्चुअली। इन पुरस्कारों के तहत पुरस्कृतों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह के साथ साथ 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। किनको प्रदान किया गया देखिए, रचनात्मक कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के श्री धर्मपाल सैनी को, ग्रामीण विकास के लिए हिमालयन रिसर्च ग्रुप के निदेशक डॉक्टर लाल सिंह को, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए अमेरिका के डेविड एच एल्बर्ट को दिया गया जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। महिला एवं बाल विकास के लिए इस वर्ष की सिस्टर लूसी कुरियन को जानकी देवी बजाज पुरस्कार दिया गया। मिस यूनिवर्स 2021 चंडीगढ़ की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स बनने वाली ये तीसरी भारतीय हैं। इसके पहले 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 ईस्वी में लारा दत्ता बन चुकी हैं। और यानी कि 2000 के बाद जो है यह पहला बार हुआ, 21 वर्ष बाद जो है किसी भारतीय ने यह ताज प्राप्त किया है। इजराइल के इलाइट शहर में दिसंबर 2021 में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें पराग्वे की सुंदरी नादिया फिरेरा प्रथम उपविजेता रही और दक्षिण अफ्रीका की लालेला स्वाने द्वितीय उपविजेता रही। 2021 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता स्थगित। 2021 की मिस अर्थ और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताओं के बाद इस साल का जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का फाइनल प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में 16 दिसंबर 2021 को होना था, लेकिन मिस इंडिया मानसी वाराणसी सहित अनेक प्रतिभागियों और सपोर्टिंग स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अंतिम समय में यह प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई। अब इसका आयोजन 16 मार्च 2022 को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में ही संपन्न होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो इसके देने की घोषणा की गई दिसंबर 2021 में। भूटान के प्रधानमंत्री ने 17 दिसंबर 2021 को कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान भूटान को जो सहयोग दिया है वह बेजोड़ है। पहले भी कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क बने हैं। एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स तथा इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क। दिसंबर 2021 के एक अंक में मुख्य पृष्ठ पर उन्हें स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष 2020 में टाइम ने यह सम्मान जो बाइडेन और कमला हैरिस को दिया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने थे।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो है जो बाइडन और कमला हैरिस थे। 2021 एलन मस्क। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क। टाइम के एंटरटेनर ऑफ द ईयर तथा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 दिसंबर 2021 के अंक में दिया गया। एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2021 अमेरिकी गायिका और गीत लेखिका ओलिविया रोड्रिगो। और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को दिया गया। टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों की वर्षांत एटीपी रैंकिंग पुरस्कार एटीपी पुरस्कार 2021 जारी किया गया। इसमें देखिए टेनिस के प्रमुख खिलाड़ियों के लिए 2021 में उनके निष्पादन के आधार पर एटीपी का वर्षांत पुरस्कार दिया गया। उसका सूची आपके सामने है। प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सभी ईयर का मतलब है 2021। प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और ये 7वीं बार बने हैं। टीम ऑफ द ईयर क्रोएशिया के निकोल मैक्टिक और मेट पेविक। कोच ऑफ द ईयर अर्जेंटीना के फकुंडे लियोगोनिस। इसी तरह अन्य पुरस्कार देखिए मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर, न्यू कमर ऑफ द ईयर। अन्य पुरस्कारों की सूची आपके सामने है। इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है देखिए लगातार 19वें वर्ष एटीपी टूर्स फैंस फेवरेट एकल, ये पुरस्कार रोजर फेडरर को दिया गया स्विट्जरलैंड के, और ये लगातार 19वें वर्ष, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड राफेल नाडाल को दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो एक खास महत्वपूर्ण है भारत, प्रज्वाल हेगड़े को दिया गया रॉम बुक मैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड। प्रज्वाल हेगड़े को, भारत के प्रज्वाल हेगड़े को। महिला टेनिस खिलाड़ियों की वर्षांत WTA पुरस्कार 2021। प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी। युगल टीम ऑफ द ईयर चेक गणराज्य के बारबरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीन सिनियाकोवा। मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बारबरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की। न्यू कमर ऑफ द ईयर ब्रिटेन के एम्मा रादुकानु। इसी तरह कमबैक ऑफ द ईयर और कोच ऑफ द ईयर भी देखिए दोनों स्पेन के हैं। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर कार्ला सुआरेज नवारो को और कोच ऑफ द ईयर कोंचिता मार्टिनेज, दोनों स्पेन के हैं। और ये सभी ईयर का मतलब है 2021 के प्रदर्शन के आधार पर ये पुरस्कार दिया गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021, इसकी घोषणा 19 दिसंबर 2021 को की गई। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इस वर्ष के अमेरिकी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीतने वाले एम्मा रादुकानु को दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुरस्कार 2021 का दिसंबर 2021 में घोषित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट नॉर्वे के कार्टन वारहोम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जमैका की इलेन थॉमसन हीरा को दिया गया। और ये जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कार्टन वारहोम, इन्होंने पिछले वर्ष 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 वर्ष पुराना विश्व रिकॉर्ड भंग किया था। बाद में टोक्यो ओलंपिक में भी इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में। और ये जो है जमैका की इलेन थॉमसन हीरा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ों में अपने रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक को बरकरार रखते हुए एक तीसरा स्वर्ण पदक 4x100 मीटर रिले में भी जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स के 2021 के अन्य पुरस्कार देखिए। राइजिंग पुरुष स्टार अमेरिका के एरियोन नाइटन। राइजिंग स्टार महिला अमेरिका के ही एथिंग मू। कोचिंग अचीवमेंट पुरस्कार अमेरिका के ही बॉबी केर्सी को दिया गया। जैसलमेर के निकट मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त 24 दिसंबर 2021 को रात्रि 8 बजे लाखों विमान राजस्थान के जैसल विमान में सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये। और इसमें पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मृत्यु हो गई। इसके पहले एक अन्य मिग 21 विमान राजस्थान के बाड़मेर जिले में 25 अगस्त 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अपने निजी खर्च पर अंतरिक्ष यात्रा 8 से 20 दिसंबर 2021 के बीच जापान के 2 धनाढ़यों ने की।
जापानी फैशन उद्यमी युसाकी मेजावा और उनके सहयोगी योजो हिरानो, इन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के सोयुज अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान के बैकानूर स्थित रूसी अंतरिक्ष केंद्र से 8 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरी थी और इनकी वापसी हुई 12 दिन के प्रवास के बाद 20 दिसंबर को। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर मिशुरकिन ने भी इस यात्रा में उनके साथ दिया और 2009 के पश्चात यह दोनों जापानी पहले ऐसे अंतरिक्ष पर्यटक हैं जिन्होंने इस यात्रा के लिए भुगतान किया है। भुगतान की गई राशि का खुलासा नहीं किया गया है। अपने खर्च पर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले स्पेस यात्री जो है अमेरिका के डेनिस टीटो थे, जिन्होंने अप्रैल 2001 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। 2009 के बाद अब 2022 में ही जापान के दो उद्यमी अपने खर्चे पर अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। इस बीच एक ऐतिहासिक पहल के तहत एक रूसी फिल्म चैलेंज का एक दृश्य फिल्माने के लिए अभिनेत्री जो है वहां गई थी और निर्देशक थे क्लिम शिपेंको। ये लोग भी अक्टूबर 2021 में 12 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे थे फिल्म चैलेंजर की शूटिंग के लिए। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया 16 दिसंबर 2021 को भारतीय डाक विभाग द्वारा। इसके साथ ही दिसंबर 2020 में शुरू हुए वर्ष भर के स्वर्णिम विजय हर्ष कार्यक्रमों का समापन भी हुआ और ये जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नए देश के रूप में उभर कर आया। इसी की विजय स्मृति में भारत और बांग्लादेश दोनों में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 12 से 19 दिसंबर 2021 के बीच स्पेन के हुएल्वा शहर में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल स्पर्धा में भारत के किदाम्बी श्रीकांत को रजत और भारत के ही लक्ष्य सेन को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने अपने ही देश के लक्ष्य सेन को हराकर फाइनल में स्थान बनाया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार कोई पदक प्रकाश पादुकोण ने 1983 में पुरुषों के एकल स्पर्धा में जीता था और वो था कांस्य पदक। बाद में यही उपलब्धि यानी कि कांस्य पदक ही ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने 2011 में महिलाओं के युगल स्पर्धा में प्राप्त किया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते। 1 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीता है भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और इन आयोजनों में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक पीवी सिंधु ने 2019 में जीता था। अब देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के विजेताओं की सूची। पुरुष एकल का खिताब जो है सिंगापुर के लोह किन येव ने जीता। इसमें उपविजेता रहे भारत के श्रीकांत किदाम्बी, यानी इन्होंने रजत पदक जीता। इसी प्रकार देखिए महिला एकल का विजेता जापान के अकाने यामागुची, इन्होंने हराया फाइनल में चीनी ताइपे के ताई जू यिंग को। और देखिए पुरुष युगल का विजेता जापान के रहे, महिला युगल का विजेता चीनी खिलाड़ी रहे और मिश्रित युगल के विजेता थाईलैंड के खिलाड़ी रहे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 नवंबर 2021 में सर्बिया के बेलग्रेड में संपन्न हुआ। भारत केवल एक कांस्य पदक जीत सका और पदक तालिका में 17वें स्थान पर रहा। भारत के लिए जो है एक कांस्य पदक जीता आकाश कुमार ने बेंटम वेट वर्ग में। पदक तालिका में देखिए शीर्ष स्थान पर रहा क्यूबा, जिसने कि 3 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते।
दूसरे स्थान पर रहा कजाकिस्तान, 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक। और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा, 2 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 4 पदक जीता। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत 17वें स्थान पर रहा, शीर्ष स्थान पर क्यूबा रहा। 88वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन 24 नवंबर से 20 दिसंबर 2021 के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुआ। इसमें पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब पंकज अडवाणी ने फाइनल में ध्रुव सितवाला को 5-2 से हराकर जीता, जो कि उनका 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब था। महिलाओं के सीनियर स्नूकर खिताब मध्य प्रदेश की अमी कमानी ने फाइनल में तमिलनाडु के अनुपमा रामचंद्रन को 3-1 से हराकर जीता। पुरुषों के 6 रेड स्नूकर खिताब पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के एस श्री कृष्ण ने जीता और महिलाओं के 6 रेड स्नूकर खिताब कर्नाटक की विद्या पिल्लई ने जीता। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन 26 से 28 दिसंबर 2021 के बीच पोलैंड के वार्सा में संपन्न हुआ। महिला वर्ग में तथा ओपन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ओपन टूर्नामेंट का खिताब उज्बेकिस्तान के गत विजेता नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने ही जीता और महिला वर्ग का खिताब रूस के एलेक्जेंड्रा क्वेंटेंटिनोना ने जीता। भारत के डी गुकेश ओपन वर्ग में सर्वोच्च 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में भारत की कोनेरू हम्पी 6ठे स्थान पर रही। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन दिसंबर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ। इसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन लगातार 5वीं बार विश्व चैंपियन बने। 2013 से फिडे विश्व शतरंज चैंपियन रहे मैग्नस कार्लसन को अपना यह खिताब बचाने के लिए रूसी चैलेंजर यान नेपोनियाच्ची के साथ मुकाबला करना पड़ा। 31 वर्षीय कार्लसन का यह लगातार 5वां खिताब था। खिताबी मुकाबले में 4 अंकों के अंतर से जीत पिछले 100 वर्षों में सबसे बड़ी जीत है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22, इसका आयोजन जो है 8 से 26 दिसंबर 2021 के बीच हुआ। घरेलू क्रिकेट में बीसीसीआई का एक दिवसीय सत्र 2021-22 का यह 20वां विजय हजारे ट्रॉफी था। इसमें फाइनल मैच हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बीच 26 दिसंबर 2021 को राजस्थान के जयपुर में खेला गया। इसमें हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश का यह पहला ही फाइनल था जिसे जीतकर उसने पहली बार यह ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। इस टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश टीम के कप्तान ऋषि धवन थे। हरभजन सिंह का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास, इसकी घोषणा उन्होंने 24 दिसंबर 2021 को की। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं हरभजन सिंह। 2007 में इन्होंने T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। ये 1998 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और पिछले 5 वर्षों से इन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। 2009 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के बीच केरल की मेजबानी में हुआ। महिलाओं की 26वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप थी ये। इसका खिताब पेनाल्टी शूटआउट में फाइनल में रेलवे को 2-1 से हराकर मणिपुर ने 21वीं बार जीता है। मणिपुर जीता है रेलवे को 2-1 से हराकर और रेलवे को हराया है और मणिपुर 21वीं बार जीता है इसे। फीफा रैंकिंग दिसंबर 2021 के अंत में भारत की पुरुषों की फुटबॉल टीम की रैंकिंग 104 थी, जबकि एक वर्ष पहले दिसंबर 2020 के अंत में यह 108 थी। दिसंबर 2021 के अंत में फीफा की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पुरुष और महिला के शीर्ष 10 स्थान पर कौन कौन से देश की टीमें रहीं उसका देखिए लिस्ट है।
पुरुषों में शीर्ष पर रही बेल्जियम की टीम और महिलाओं में शीर्ष पर रही अमेरिका की टीम। इसी प्रकार देखिए अन्य टीमों की रैंकिंग है पुरुष और महिला दोनों का 10 स्थान तक। 10वें स्थान पर पुरुषों में नीदरलैंड रहा और महिलाओं में दक्षिण कोरिया। पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की 2021 की वर्षांत एटीपी रैंकिंग। इसमें देखिए अंक भी यहां दिया गया है। अंक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है टॉप रैंकर्स। तो इसमें शीर्ष स्थान पर है सर्बिया के नोवाक जोकोविच, दूसरे स्थान पर डेनियल मेदवेदेव, तीसरे स्थान पर जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, चौथे स्थान पर ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास। नाडाल देखिए छठे स्थान पर है। उसी प्रकार महिला में देखिए शीर्ष स्थान पर रही ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी, दूसरे स्थान पर बेलारूस के आरीना सबालेंका। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 11 से 21 दिसंबर 2021 के बीच पुणे में आयोजित हुई। इसका खिताब पंजाब ने जीता, उत्तर प्रदेश को हराया 2-1 से फाइनल में। तीसरे स्थान के लिए कर्नाटक ने महाराष्ट्र को 5-2 से पराजित किया, यानी पहले स्थान पर रहा पंजाब, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर कर्नाटक। पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 2021, इसका टूर्नामेंट जो है 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। यह FIH का पुरुषों का 12वां जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट था। इसमें भारत सहित 16 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया और इसमें खिताब जो है फाइनल खिताबी मैच जो है अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच खेला गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को फाइनल में 4-2 से हराया और अर्जेंटीना दूसरी बार यह खिताब का विजेता बना है। पहले स्थान पर अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पर जर्मनी, तीसरा स्थान फ्रांस का रहा और मेजबान भारत चौथे स्थान पर रहा। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रांस के तिमोथी क्लेमेंट टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जर्मनी के एंटन ब्रिकमैन को दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड की ट्रॉफी चिली को प्रदान की गई और टूर्नामेंट का आगामी आयोजन 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में होगा। ढेर सारे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पुरुषों की हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021, इसका आयोजन बांग्लादेश में 14 से 22 दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ। यह आयोजन मूलतः जून 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है स्थगित कर दिया गया था। इसमें भारत सहित 5 टीमों ने हिस्सा लिया और इसका खिताब जो है दक्षिण कोरिया ने फाइनल में जापान को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर जीता। तीसरे स्थान के लिए मुकाबला भारत और पाकिस्तान में रहा, जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। यानी पहले स्थान पर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर भारत रहा। चौथे स्थान पर पाकिस्तान। मेजबान बांग्लादेश अंतिम 5वें स्थान पर रहा। जापान के केंटा तनाका को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भारत के सूरज करकेरा को दिया गया। बांग्लादेश के विप्लव कुजूर ने टूर्नामेंट के उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 10 गोल दक्षिण कोरिया के जांग जोंग ह्यून ने किया। महिलाओं की हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के डोंगी में 5 से 11 दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ। 11 दिसंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर इसका खिताब जीता। पहले स्थान पर रहा जापान, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर चीन रहा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल भारत के गुरजीत कौर ने किया। इसका आयोजन भी मूलतः जून 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2021, ये 64वां संस्करण था। इसका आयोजन 18 नवंबर से 14 दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली, भोपाल और पटियाला में हुआ। इसकी पिस्टल स्पर्धा नई दिल्ली में संपन्न हुई, राइफल स्पर्धा मध्य प्रदेश के भोपाल में और शॉटगन स्पर्धा पंजाब के पटियाला में। डेविस कप 2020-21, डेविस कप जो है टेनिस में पुरुषों का टीम चैंपियनशिप है। इसका खिताब
रूस ने जीता। फाइनल मुकाबला रूस और क्रोएशिया के बीच मैड्रिड में 5 दिसंबर 2021 को खेला गया। इसमें रूस ने क्रोएशिया को 2-0 से हराकर खिताब जीता। फाइनल में रूस के आंद्रे रुबलेव और डेनियल मेदवेदेव ने अपने एकल मुकाबले जीते। दूसरे एकल में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने क्रोएशिया के मारिन सिलिक को हराया। आंद्रे रुबलेव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। पुरुषों का टेनिस चैंपियनशिप का यह कप तीसरी बार रूस ने जीता है। इसके पहले 2002 और 2006 में रूस इसका विजेता बना था। रूस ने नवंबर 2021 में महिलाओं की टीम चैंपियनशिप का बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट भी जीता है। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 2020 में इस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं खेला जा सका था। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 23 से 29 नवंबर 2021 के बीच अमेरिका के ह्यूस्टन में हुआ। यह 56वीं संस्करण था इसका। इस चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका में पहली बार हुआ। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के एकल खिताबों के साथ महिला युगल और मिश्रित युगल सभी खिताब चीनी खिलाड़ियों ने जीते। केवल पुरुष युगल का खिताब स्वीडन के खिलाड़ियों ने जीता। 56वीं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के विजेताओं की सूची देखिए। पुरुष एकल फान जेंडोंग चीन के, महिला एकल चीन के ही वांग मान्यू, पुरुष युगल स्वीडन के खिलाड़ियों ने जीता। माटियास फाल्क और क्रिस्टियन कार्लसन ने जीता। इसके महिला युगल और मिश्रित युगल दोनों ही चीन के खिलाड़ियों ने जीता। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 7 से 17 दिसंबर 2021 के बीच उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संपन्न हुआ। इस चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते। इस 16 में से 7 पदक पुरुष के द्वारा और 9 पदक महिला के द्वारा जीता गया। और इसके साथ ही संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक एस बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में जीता। इसमें देखिए भारत के पदक विजेताओं की सूची है। 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 5 कांस्य पदक, पुरुष और महिला। रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन फार्मूला 1 रेसों के 2021 के विश्व चैंपियन बने। रेडबुल टीम के बेल्जियम मूल के नीदरलैंड के चालक हैं ये मैक्स वर्स्टापेन। इन्होंने 2021 के सभी 22 फार्मूला 1 रेसों में प्राप्त अंकों के आधार पर मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन को पछाड़ते हुए 2021 के विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। यानी कि दूसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन रिकॉर्ड 7 बार चैंपियन रहे हैं, लेकिन इस बार उप विजेता रहे। जबकि मैक्स वर्स्टापेन जो कि इस बार के विजेता रहे हैं, पहली ही बार फार्मूला 1 रेसों का विश्व चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। 2021 के सभी 22 फार्मूला 1 रेसों के विजेता और उपविजेता की सूची देखिए आपके सामने है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स विजेता मैक्स वर्स्टापेन। सऊदी अरब 2021 लुइस हैमिल्टन। कतर फार्मूला 1 का लुइस हैमिल्टन। ब्राजीलियन फार्मूला 1 का लुइस हैमिल्टन। मैक्सिकन का मैक्स वर्स्टापेन। इसी तरह देखिए अमेरिकन F1 मैक्स वर्स्टापेन। इसके अतिरिक्त देखिए डच ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टापेन देखिए बेल्जियम 2021, ऑस्ट्रियन, स्टायरियन, फ्रेंच मैक्स वर्स्टापेन, मोनाको मैक्स वर्स्टापेन, एमिलिया रोमाग्ना 2021 मैक्स वर्स्टापेन। मेरठ प्रयागराज के बीच नए गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया 18 दिसंबर 2021 को योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा।
मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव तथा प्रतापगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील में हवाई पट्टी भी इस एक्सप्रेसवे पर बनेगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2 जनवरी 2022 को किया गया। इसमें 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 91.38 एकड़ पर यह विश्वविद्यालय बन रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी मेरठ में। दोस्तों, इसके साथ ही फरवरी 2022 के पीडी का सभी महत्वपूर्ण बिंदु का ये वीडियो समाप्त हो रहा है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका MCQ वाला वीडियो पहले ही आपको दिया जा चुका है। जो लोग उसे देखना चाहते हैं और अब तक नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।